क्योंकि देखिए साहब, हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी खुद कहा करते थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन बड़ी विडंबना है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ये इंतजार अली जी के साथ नहीं हुआ है। एक दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति जो अपने धर्म में आस्था रखता है उसके साथ हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर आज दाढ़ी रखने पे उंगली उठी है तो कल को चुटिया और तिलक पे भी उंगली उठेगी। क्योंकि देखिए, कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। आने वाला समय मैं अपने चुटियाधारी और तिलकधारी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इस सरकार की जो चुनाव के वक्त नए नए तरीके से एक नया तरीका इजाद करने का जो इन्होंने काम कर लिया है, जिससे कि समाज में वैमनस्यता फैले, उससे सावधान रहने की जरूरत है। आज इंतजार भाई की दाढ़ी नहीं कटी है, वो दाढ़ी जो हमारी चुटिया भी कट गई मानो आप। कल को कोई ऐसा होगा अधिकारी जो किसी के अधिक पावर में आकर के वो हमसे कह दे कि भाई आप चुटिया नहीं रख सकते हो। जो आज भी उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद, जो सर्वोच्च पद मान के चलो आप, मुख्यमंत्री जी का पद है, क्या वो भगवा चोला पहन के नहीं रहते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि धर्म को मानने की आजादी हम सबको बराबर का है हिंदुस्तान में। इसलिए धर्म के ऊपर उंगली उठाना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बहुत गलत है, और ये गलत दिशा की ओर ले जाने वाली बात है, जिसका कि मैं समाजवादी पार्टी और जो भी हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में आस्था रखता है, वो ऐसे अधिकारियों और ऐसे सोच के लोगों के खिलाफ है। उन्हीं हिंदुओं से कहना चाहता हूं जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये मेरे भाई, मेरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, तालिबान की ओर मत ले जाओ। मेरा हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का हिंदुस्तान है, सबको बराबर का सम्मान मेरे हिंदुस्तान में मिलता आया है, और सबको अपने अपने मजहब को और धर्म को मानने की आज़ादी है अपने तरीकों से। तो अगर आज, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आज अगर इंतजार भाई की दाढ़ी कटवाया गया तो वो इंतजार भाई की दाढ़ी नहीं कटी है। हो सकता है कि भविष्य में मेरा चुटिया भी कटवाने का लोग काम करेंगे, हो सकता है भविष्य में मेरे तिलक को भी मिटाने का काम करेंगे, तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी का घर अगर जला है तो हवा जब चलेगी तो उसकी चिंगारियां मेरे घर तक भी आएगी साहब। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये वो हिंदू लोग हैं जो सिर्फ पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने चुनावी माहौल को क्रिएट करने के लिए इस तरीके का कार्य करते हैं। हम वो हिंदू हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, कुर्सी से प्यार नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहे तो ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है साहब। चाहे वो मदरसा बंद करने की बात करी जा रही हो, आज देखा ना, अगर मदरसा बंद करने की बात कर रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं संस्कृत विद्यालय को भी बंद कर रही है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज इंतजार भाई की दाढ़ी कटी है तो मेरे हिंदू भाइयों, कल को तुम्हारा तिलक भी, हमारा तिलक भी मिट सकता है इस सरकार की गलत सोच की वजह से। बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्राह्मण तो खैर उत्तर प्रदेश में वैसे ही असुरक्षित है। आप उत्तर प्रदेश का डाटा देख सकते हैं साहब कि उत्तर प्रदेश में अब तक 850 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जा चुकी है किसी न किसी बहाने, और उस हत्या करने वाला आजाद घूम रहा है। आपको झांसी का एसएसपी खुलेआम इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगता है, और रंगदारी नहीं देने के एवज में धमकी तक वो देता है, जिसका रिकॉर्डिंग वायरल होता है। उसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद भी सिर्फ सस्पेंड किया जाता है और उसके अलावा कोई काम नहीं किया जाता, जिससे पता चलता है कि वर्दी वाले गुंडा भी किस तरीके से हावी है। और निंदा करते हैं, हर वो हिंदुस्तानी इसकी निंदा करेगा जिसे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के संविधान से मोहब्बत होगा, जो चाहता होगा कि मेरे तिरंगा में कहीं कोई दाग न लगे। वो हर कोई चाहेगा, इसका मुखालफत करेगा और विरोध करेगा साहब। क्यों मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इंतजार भाई की दाढ़ी नहीं कटी है, पड़ोसी के घर में आग नहीं लगा है, उसकी हवा, उसकी चिंगारी मेरे घर तक भी आ सकती है साहब। तो कल को मेरा तिलक भी कोई मिटाने की बात करेगा, कल को कोई मेरी चुटिया भी कटवाने की बात करेगा साहब। जनता भाड़ में चला जाए। आपने देखा अब तक जब से ये सरकार सत्ता में आई है, जनता के लिए कौन सा ऐसा कार्य इन्होंने किया। जब जब जनता
इनकी तरफ देखा है कि सरकार से मैं कुछ सवाल करूं, तभी इन्होंने जनता को लाइन में लगाने का काम किया। चाहे वो जनधन खाता खोलने की बात की हो इन्होंने, फिर चाहे वो नोटबंदी की बात की हो, जीएसटी की बात की हो, बेरोजगारी की बात की हो, हर पकौड़ा तक बिचवाने के लिए तैयार हो गए। और आज लॉकडाउन में ये लॉकडाउन का बेहतर इस्तेमाल न करके आज बेहतर किट से जांच नहीं करवा पाए और हमारे बिहार को ये वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब तो कहे ना कि सिर्फ इनको चुनाव में सत्ता किस तरीके से प्राप्त हो उस पर इनका फोकस होता है। किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, कोई इनको लेना देना नहीं है। 100% जुमला है साहब। जो प्रधानमंत्री जी के बातों पर हमारे बिहार की जनता ने मजबूती से विश्वास किया था, 35 सीट दिया था इनको, क्योंकि इन्होंने जाके बिहार की जनता को ही कहा था कि भाइयों बहनों, अगर आपने ताकत दी और मेरी सरकार बनी तो मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का काम करूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, अर्थव्यवस्था मजबूत कर दूंगा, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, बेहतर सड़क होगा, अस्पताल होगा, सुरक्षा की गारंटी होगी। लेकिन पहला प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, जो भी वादे इन्होंने किए टोटल के टोटल जुमला साबित हुआ। काम यह नाम रखना और नाम बदलना। जो विनाश पुरुष हो उसका नाम विकास पुरुष रख दीजिए, और जो विकास पुरुष हो उसको बेकार पुरुष कह दीजिए। ये तो इनका लॉजिक ना है साहब। ये तो गंजों के शहर में कंघी बेचने वाले लोग हैं, कलाकार लोग हैं, जादूगर लोग हैं साहब, इनकी बातों पे। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने बिहार की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरे भाई बिहारी भाइयों, आप वो बिहारी हो जिसने हिंदुस्तान को ताकत दिया है, लोकतंत्र को लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं। जब देश में हमारे इसी तरीके का तानाशाह इंदिरा जी की जब सरकार थी और छात्र जब सड़कों पे उतरा था, तो उसका भी नेतृत्व बिहार के ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। बेशक गांधी जी ने जन्म गुजरात में लिया, लेकिन जब उनको सत्याग्रह आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ करना हुआ था, तब भी जो है वो बिहार की पावन धरती पश्चिमी चंपारण को चुनने का काम किया था। तो हम वो बिहारी हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में बनाने में अपना योगदान देते हैं, कल कारखानों में अपनी ताकत से उसको चलाने का काम करते हैं। लेकिन ये हम बिहारियों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, लेकिन अब बिहारी जो है बेवकूफ़ नहीं बनेगा। आने वाला चुनाव महागठबंधन का है, तेजस्वी प्रसाद का तेज काम कर रहा है और जनता इस बार तेजस्वी की तरफ। हम पहले भी कहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि बिहारी भाइयों सावधान हो के अपना काम करना। वोट दे देने मात्र से तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है भैया। कहे कि बड़े कलाकार लोग हैं, ईवीएम से खेल खेलना इनको आता है। इस सर्वे जो दिखा रहे हैं, इस सर्वे भी इनका गोदी मीडिया है। जब सर्वे भी जो चल रहा है ना, इनके गोदी मीडिया का प्रायोजित कार्यक्रम है कि सरकार नीतीश जी की सरकार नीतीश जी की बन रही है ताकि ये ईवीएम में खेल कर सके। लेकिन मैं अपने बिहारी भाइयों से निवेदन करूंगा कि ईवीएम की सुरक्षा करना भाई। फर्जी ईवीएम वहां घुसने मत देना। नहीं देखे नहीं हो यूपी में क्या हुआ है, जीते हुए प्रत्याशी को हराने का काम इन्होंने किया। राजस्थान में वही खेल, मध्य प्रदेश में वही खेल। कहाँ से आता है वो फर्जी ईवीएम? कहाँ वो होटलों में किस प्रकार वो बरामद होता है वो ईवीएम? क्या चुनाव आयोग सो रहा होता है? और आज मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करता हूं साहब कि चुनाव आयोग जी वाकई अगर आप लोकतंत्र की रक्षक हैं और रक्षा करना चाहते हैं ना, तो पहले तो भाजपा के मैनिफेस्टो से जो डाला है फर्जी वाला बात कि वैक्सीन हम फ्री में बांट देंगे बिहारी को, तो इसको हटवाने का काम करें। वोट कैश करने का एक क्या कहते हैं नया फॉर्मूला ही निकाले हैं। लेकिन बिहारी देख रहा है कि जो कोरोना में दवाई नहीं दे रहा है, जो कोरोना में मुख्यमंत्री अपने आवास से नहीं निकला है, जो कोरोना में जनता को जो है कहीं राहत देने का काम नहीं किया है, वो का फ्री में वैक्सीन दे देगा किसी को? अब वैक्सीन खाली बिहारी के लिए बना है? बाकी पूरा हिंदुस्तान के पैसा बेकार में जा रहा है। बाकी हिंदुस्तान को नहीं चाहिए वैक्सीन? ये गलत बात है और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि तत्काल जो उसके मैनिफेस्टो से हटाया जाए और आचार संहिता का उल्लंघन है ये, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर यही बात तेजस्वी जी कह दिया होता, महागठबंधन के मैनिफेस्टो पे होता,
कि मेरी सरकार बनेगी तो वैक्सीन हम फ्री में लगाएंगे, तो 2 मिनट में चुनाव आयोग कार्रवाई करने का काम करता साहब।